आप मुख्यमंत्रियों से भी पंगा ले लेते थे। अब मैंने उनसे लिया, उन्होंने मुझसे लिया, अब अलग बात है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा। सबसे ज्यादा किससे रहा? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहते हुए कि एक गाड़ी आपने पकड़ी थी, फिर 29 साल तक आपने केस भी लड़ा, फिर फाइनली उनको सजा करवाई। लड़ना तो अपना अभी भी चल रहा है। जिन उद्देश्यों के लिए सरकार बनती है, क्या वो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं? क्या समाज स्वाभिमानी बन रहा है, हारमोनी बन रही है, मुकदमे कम हो रहे हैं, झगड़े कम हो रहे हैं, मारामारी कम हो रही है, लूटा लूटी कम हो रही है, फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है? तो ऐसे कुछ प्रश्न है जो मुझे लगता है कि मेरी उम्र वालों को उठाना चाहिए। क्या हम वाकई चुनाव के लिए सशक्त लीडरशिप विकल्प का खड़ा कर रहे हैं, या वही ढर्रा, कभी जातिवाद का पत्ता, कहीं दारू का पत्ता, कहीं बीड़ी का पत्ता, कहीं नौकरी का पत्ता, यही पत्ते फेंके जा रहे हैं। अब संतों की इतनी पकड़ है, हरिद्वार में हमने कई संतों के साथ में इंटरव्यू लिए, बहुत सारे। सबने बोला भाई कमलानंद ऐसा है, हम तो अपनी चक्कर में अटके पड़े कि कहीं मेरा चेला जो है मुझे मार के खुद ही ना बन जाए वहां पे। तो बोले मैं उसको देखूं या समाज को देखूं। अब मुझे बढ़िया हंसी आई कि हम क्यों नहीं ग्राम सभा को, जो कि संवैधानिक है, जो कि प्रजातंत्र का आधार है, लेकिन उस पर हमने पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी को बैठा दिया। वो 2-2 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया पा रहे हैं पटवारी साहब, प्रधान जी को बेचारे को 1,000-2,000 मिलता है। 1-2 में पिछले बार जो चुनाव हुए ना, क्या नाम था वो जो चुनाव लड़े थे, बॉबी पवार, उसके भी मैं अध्ययन करने गया कि इसके पास पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है, लेकिन लोग बड़ी मानते हैं। तो महिलाएं देखकर उसको बड़ी खुश होती है वो बॉबी पवार को। तो मैं सोचता था क्या बॉबी पवार एक प्रोग्राम चला सकता है कि 1000 बॉबी पवार का ग्रूमिंग करना, उनको ट्रेनिंग देना, मेंटरिंग देना, लड़ने की क्षमता बढ़ाना, अन्याय के प्रति लड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। उसने कर दिया, ऐसा मुझे लोगों ने बताया कि गाय को सरकार से कैसे बचाया जाए। तो एक ही आप कह रहे हैं गाय को सरकार से सबसे बड़ा खतरा है? नीतियां नहीं है ना, पॉलिसी नहीं है ना। गाय को भावना से मत नापो। माता कहने से गाय माता की जय कुछ नहीं होगा, गाय घटेगी, वो बचेगी जिस दिन फायदा दिखाई देगा। अपना दर्द है ये सरकारी बंदी तनख्वाह वालों से। दे हैव टू बिकम मोर सेंसिटिव, मोर ह्यूमनाइज्ड, मोर प्रोफेशनल। और केवल सर कर करके वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अपना भी, अपने पीढ़ी का भी, और अपने ओल्ड एज के साथ भी। बिकॉज ओल्ड एज उनको याद दिलाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। सादा जीवन उच्च विचार, यह हमने कहावत सुनी है, लेकिन आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे हमने जिनको आमंत्रित किया है, उन्होंने जीवन में इसको उतारा है, आत्मसात किया है। वो गांव की बात करते हैं, वो किसानी की बात करते हैं, वो गाय की बात करते हैं, वो युवाओं को किस तरह से भारत के विकास का भागीदार बनाया जाए इसकी बात करते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर कमल तावड़ी। बहुत धन्यवाद कमल तावड़ी साहब। उन्होंने 6 साल आर्मी को दिए हैं और 22 साल विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, और अब वो गांव की ओर उन्होंने रुख किया है और युवाओं को नेतृत्व कैसे दिया जाए उस पर वो बात करें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपने समय दिया, आप आए। तो वो जीवन और जीवन में तो बड़ा अंतर होगा, जो प्रशासनिक जीवन था, अभी आप गांव गरीब की बात कर रहे हैं, तो ये भाव आया कहां से? असल में विनोबा जी का एक शब्द है नित्य नूतन। कुछ भी स्टैटिक नहीं, नित्य सतत प्रतिक्षण कुछ नूतन बदल हो रहा है। तो जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमूलचूल बदला नहीं हूँ। जब वर्धा में जन्म स्थान हुआ 1846, और गांधी, विनोबा, कुमारप्पा और ये और वो, फिर छठी में नापास हो गया आदमी, फिर आर्मी में गए, फिर लिखने की आदत डाला। तो जब इतिहास देखता है तो एक कहीं ना कहीं उसमें एक कंसिस्टेंसी है। या ऐसा नहीं है कि इधर गए तो एकदम ऐसा हो गए, फिर उधर गए तो एकदम लुढ़क गए। तो इसीलिए अपन ने कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ भी पंगा लिया, क्योंकि अपन स्टेडी थे। और मुझे लगा कि अगर संविधान की शपथ ली है और भारतीयत्व नाम का कोई इसेंस है, तत्व है, तत्वांश है, और उसको कहीं ना कहीं जो पोटेंसी इनहांसर होता है ना, जब कभी नीम की तुलसी, कभी वो घी का, कभी दूध का, कभी तेल का, तो ये पोटेंसी इनहांसर की वजह से। लेकिन जो मूल तत्व है, जो तत्वांश है, जो इसेंस है, वो अभी भी बचा हुआ है, और ज़्यादातर बचा है वो गाँव में। तो आप मुख्यमंत्रियों से भी पंगा ले लेते थे? अब मैंने उनसे लिया, उन्होंने मुझसे लिया, अलग बात है, लेकिन वो थोड़ा। सबसे ज्यादा किससे रहा? असल में अपना दिल से तो किसी से भी नहीं रहा, लेकिन सिद्धांत पर रहा।
नाम चाहिए आपको? बिल्कुल। नाम है स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह। लंबा कहानी है, कभी और अलग से चर्चा करेंगे व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर, लेकिन मुझे बड़ा सीखने को मिला उनसे। वो गोरखपुर के थे, ठेठ जमीन से आए हुए लोग, और उनको सिद्धांत से प्रेम तो था, मगर कुछ सिद्धांत फ्लेक्सिबल रहते हैं, लोचक। मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मेरा रातों रात ट्रांसफ़र हो गया। मैं खादी बोर्ड में था, खादी नहीं, फूड एंड डिपार्टमेंट, खाद्य विभाग में। तो रातों रात मेरा ट्रांसफ़र हो गया खादी वो इसमें अपना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बड़ी अच्छी कमाई की जगह मानी जाती है, तो सीधे साधे आदमी के लिए जगह नहीं, तो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी भी। तो रातों रात हो गया। तो भाई क्या हो गया? बोले ऐसा, वो वीर बहादुर सिंह जी और दो दूसरे सिंह साहब थे जो चीफ मिनिस्टर थे, राजा साहब, तो उनके बीच में परमिट के बांटने पर बड़ा धंधा चल रहा था। तो उनको लगा वीर बहादुर सिंह जी के पैर थोड़े ये काटे जाए। अब वो नॉर्मली यूपी के अफसर है तो थोड़ी उनकी समस्या होती है। मैं था महाराष्ट्र वाला, उसमें भी फिर थोड़ा सा आर्मी से आया था। फिर थोड़ा हमने मौरानीपुर जगह में बेनी बाई जी एक होती थी, बड़े बड़े प्रेम मिले। देखिए अपन ने पंगा लिया है ना, विवाद रहा, मगर प्रेम पूरा रहा, बहुत अच्छे संबंध रहे, घर के रहे। तो वीर बहादुर जी सिंह को परमिट बंटने थे। लंबा कहानी है, शॉर्ट में यह है, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में आपको कुछ मूलभूत सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसे यह है कि भ्रष्टाचार की सीमा होनी चाहिए। अगर ओपन भ्रष्टाचार हो रहा है तो जरूर लड़ना चाहिए, आपत्ति करना चाहिए। अगर काम में परमिट बट रहा है और गलत बट रहे हैं और ये बट रहे हैं और आपके कॉन्शियसनेस को नहीं पट रहे हैं, तो फिर आपने उस पर टांग लगाना चाहिए। तो मैंने क्या रास्ता निकाला उसमें, आखिरी में जब बहुत ही ज़्यादा हो गया चारों तरफ से, तो लोग भी समझाने लगे, अरे भैया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अगले मंत्री है, सेक्रेटरी है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तू क्यों परेशान हो रहा है? तो फिर अल्टीमेटली मैंने फाइल में लिख दिया कि बहुमत के द्वारा दिया गया निर्णय जारी कर दे। तो बहुमत उन्होंने अपना बनाया हुआ था। वो वीर बहादुर जी और सभी, देखिए मंत्री जो होते हैं ना, बड़े होशियार होते हैं। कैसे पापड़ बेल बेल कर आते हैं। हर बार भ्रष्टाचार का नारा भी लगाना पड़ता है और भ्रष्टाचार होना भी नहीं चाहिए और होना भी चाहिए। तो ऐसा कितना बेचारे को दया है। मुझे दया आती है आईएएस वालों पर, आईपीएस वालों पर, आईएफएस वाले को, कि जिनको ज़्यादा सिक्योरिटी मिली हुई है। अरे आप कहीं भी भेज दें, आपको गाड़ी मिलेगी, चपरासी मिलेगा, गार्ड मिलेगा, टेलीफोन मिलेगा, भ्रमण मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए? बेचारे नेता का देखो, हर 5 साल के बाद, क्या 2 साल बाद, 3 साल बाद उसको परीक्षा में उतरना पड़ता है। और परीक्षा भी ऐसी कि उसको क्या खोल दे, उसका कुछ समझ में नहीं आता है। पिताजी का, माताजी का, दादाजी का, परिवार का, खुद का, बच्चे का। तो बहुत कटु कांटों के बीच में जीता है वो बेचारा, दया का पात्र है। मगर जो परमानेंट है, जिनको हर तरह की सिक्योरिटी मिली है, सरदार पटेल जी की जय हो, उन्होंने कितना बड़ा काम किया। और अगर हम उसके पात्र नहीं आ रहे, अगर हम प्रोफेशनल नहीं हैं, अगर हमने जिसकी शपथ ली है उस शपथ की कदर नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी तो कदर हम सभी तोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सिद्धांतों पर अड़िग होना जरूरी है, कि नो कॉम्प्रोमाइज। और मैंने सुना कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहते हुए कि एक गाड़ी आपने पकड़ी थी, फिर 29 साल तक आपने केस भी लड़ा, फिर फाइनली उनको सजा करवाई। लड़ना तो अपना अभी भी चल रहा है, क्योंकि जीवन में हर एक को कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा। कभी खुद से लड़ो, कभी परिवार से लड़ो, कभी बॉस से लड़ो, कभी सिद्धांत से लड़ो, कभी गुरु से लड़ो। तो लड़ने के लिए मेरा मत है, हमको हर व्यक्ति को, लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, रिटायर्ड हो, लड़ने लिए, क्योंकि एक वर्ग को खूब लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो उसमें तो पनिशमेंट पोस्टिंग हो जाती है कि अगर आप उनके तरह से काम नहीं कर रहे हैं, आप उनके इशारों को नहीं समझ रहे हैं, आप उनकी जो पूर्ति है उसे नहीं कर रहे हैं, तो जाओ भाई अपनी। रमेश भाई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, पत्रकार वगैरह। देखिए, एक चीज़ तो निश्चित है, कोई आपको ज़बरदस्ती न तो पैसा मांगता है और न आपको कोई ज़बरदस्ती देता है भ्रष्ट। ये तो आपका अपना जुनून है, पहचान है, स्वभाव है, अपेक्षा है, महत्वाकांक्षा है कि वो आपको कहाँ तक गिराती है। जहाँ तक मेरा, आपने बात की अभी, जिसको मैं बोलता हूँ यूजलेस असाइनमेंट्स, तो मैं वीर बहादुर जी जब चीफ मिनिस्टर बन गए, तो मैं फैज़ाबाद का कमिश्नर था और अच्छा काम कर रहा था। 6 जिले थे, ये थे, वो थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसा मज़ा अब तो अपने को हर जगह में आया। तो वीर बहादुर जी ने मेरा रातों रात ट्रांसफ़र करवा दिया खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिसंबर 1985। अब कहाँ कमिश्नर और कहाँ खादी बोर्ड, जहाँ तहसीलदार भी नहीं जा रहा था। आज भी आपका उत्तराखंड का खादी बोर्ड बेचारा वैसा ही है, कोई उसका मालिक ही नहीं आता, पता ही नहीं, कोई जाना नहीं जाता। तो मैंने कहा भैया वॉलंटियर पूछो उत्तराखंड के वॉलंटियर से कि कौन खादी बोर्ड में जान देगा, पैसा नहीं मिलेगा, मगर इसको जीवंत कर सकते हो,
कोई ना कोई आएगा, छुपे हुए हैं बहुत सारे, मौका तो फिर मैंने सोचा यार अपना ट्रांसफ़र तो हो गया अभी, अब अपने सामने 3 चॉइस है। 1985 मेरी सर्विस बची हुई थी 21 साल की। मैंने सर्विस की है करीब 36 साल IAS की, और 6 साल आर्मी के हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले कि देखो बेस तो ये बहुत स्वाभिमानी हो तो राजीनामा दे दो, नहीं करना नौकरी, ऐसी क्या नौकरी करना। लेकिन नहीं कर सकते तो दूसरा आंसर है पैर पकड़ लो, जो कि सब करते कि माँ पकड़ देना, मुख्यमंत्री, ये मंत्री वो या चीफ सेक्रेटरी। मैंने कहा यार ये दोनों भी अपने से नहीं होगा, ना तो अपन छोड़ पाएंगे ना पैर पकड़ पाएंगे, तो तीसरा क्या रास्ता है। अब मैं भी अनुभवी नहीं था ना, क्योंकि हम लोग न तो आर्मी वाले थे ना IAS वाले, हमारा परिवार वगैरह मिडिल क्लास वाला है, जो वर्धा विदर्भ वाला है ना, गांधी जी का सिखाया हुआ, गाल दे देना, ये दे देना, वो दे देना। तो इसलिए हम लोग जरा वो करते रहे। तो जब मुझे भेज दिया तो फिर मतलब क्या उपाय, तो मैं तीसरा रास्ता निकाला। क्या रास्ता था? प्रूव कुछ भी यूजलेस नहीं है, हम उसको बोलते। तब भी मेरी किताबें शुरू हो गई वहाँ से, तभी 60 किताबें बन गई कि देर इज नथिंग यूजलेस, इट इज यूजलेस। द मोमेंट इट इज यूज्ड फुल्ली इट बिकम्स यूजफुल। फिर वो PhD किया मैंने खादी ग्रामोद्योग, गांधी पर, नए वो संस्कृत, तुलसीदास सीखने का मौका मिला, रामायण, कबीर। तो जीवन का नज़रिया और बदल गया कि जिस लाइन पर तुम सहजता से चल रहे थे उसकी गति बढ़ाओ, वो सही लाइन है। और अब मैं 78 साल की उम्र में जब 60 किताबें लिख चुका हूँ, एक जर्मन कंपनी का मैं कंसल्टेंट हूँ, वहाँ आते जाते रहते हैं। अभी एक UNACC बॉडी बनी है, वो कभी बताएंगे और आपको डिटेल में। नहीं तो फिर आपने ये मैं खादी के ही कपड़े पहनूंगा, ये तभी आपने संकल्प लिया था? हाँ, जब विचार बनते गए ना, क्योंकि मैं हालांकि वर्धा में मेरा जन्म स्थान है, लेकिन गांधी जी का मार्केटिंग ठीक नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने ठीक से समझा नहीं। यही संस्कृत का हुआ, यही देशी गाय का हुआ, यही दादी का हुआ, यही जड़ी बूटी का हुआ, ये नीम का हुआ, यही मिलेट्स का हुआ, गाँव का भी यही हुआ। तो जब आपको गलत ही समझाया गया, जैसे मुझे याद है छुटपन में बड़ा आता था, ग्लैक्सो कंपनी होती थी, ग्लैक्सो कंपनी, कि माँ का दूध मत पिलाओ बच्चे को, ग्लैक्सो से बच्चा बढ़िया वो हेल्दी बेबी होगा। बाद में फिर बंद हो गया वो। तो पॉइंट ये मार्केटिंग का खेल है। इसलिए हमारी किताबों का नाम जो आजकल हम निकाल रहे हैं, वो किताबों का नाम मेरे पास है वो। हाँ, वो आपको दिया है, मार्केटिंग द अनमार्केटेड, मार्केटिंग द अनमार्केटेड, मार्केटिंग गुडनेस, मार्केटिंग पेड़, मार्केटिंग पानी, मार्केटिंग गाय, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, मार्केटिंग अपवाद। हमारे यहाँ पे जंगली जी है, जगवीर सिंह जंगली, हमारे यहाँ DIG चमोली है, यहाँ पर अपना हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट, ऐसे 50 गढ़बोच 50 है जिन्होंने कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं ली, कोई भिखारी नहीं बने और स्वाभिमानी ढंग से पर्यावरण पूरक धंधे करिए। तो फिर आपने तब से फिर खादी पहना? हाँ, फिर मैं उसूल बना लिया। तो आप उसूल यानी ऐसा नहीं कि अपन 100% है, अपन कभी कभी वो भी पहन लेते थे स्वेटर, लेकिन कम कर दिया। मतलब मैं समझ गया उसकी बैकग्राउंड, मैं समझा। उसके पहले किसी ने मेंटरिंग नहीं किया, कोचिंग नहीं किया। आज मैं जो हम कर रहे हैं, और इसके लिए हम चाह रहे हैं कि लीडरशिप फॉर चेंज मैनेजमेंट, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। आज भारत में लगभग 2 करोड़ लोग नेतृत्व देने के लिए तड़प रहे। कोऑपरेटिव में जाओ, CAs में जाओ, बैंक में जाओ, जहाँ जहाँ चुनाव दे, मंदिर में जाओ, समाज में जाओ, आपका पंचायत में जाओ, ब्लॉक में जाओ, प्रेसिडेंट में जाओ, चुनाव चुनाव चुनाव। क्या हम वाकई चुनाव के लिए सशक्त लीडरशिप विकल्प का खड़ा कर रहे हैं, या वही ढर्रा, कभी जातिवाद का पत्ता, कहीं दारू का पत्ता, कहीं बीड़ी का पत्ता, कहीं नौकरी का पत्ता, यही पत्ते फेंके जा रहे हैं। तो मैंने फिर जो फैसला लिया, ये बात है दिसंबर 85, फिर मैं वहाँ 5.5 साल रहा। फिर खादी कमीशन में गया बम्बई में, वहाँ भी 5.5 साल रहा। फिर मैं वापस आया, फिर मैं बोला देखे 5.5 साल में क्या बदला, क्या नहीं बदला। तो मैं सबको बोलता हूँ पीछे मुड़ के देखो, रिफ्लेक्शन करो कि क्या ये चीज़, अगर आज आप उस पद पर होते तो क्या उसको बेटर वे में करते। फिर मेरे कई निर्णय बने, तो इसलिए मैंने किताबें लिखना शुरू कर दिया। फिर हम अभी PhD मैंने कर ली। फिर अभी हमने जर्मनी में था, मैं अभी जर्मनी यूरोप में काम कर रहे हैं। ये आप जरूर देखिए, इसको आप जरूर दिखाइए। पोवर्टी इन इंडिया देन एंड नाउ 1870 to 1970, ML दांत वाला बहुत बड़े है, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, फेमस रहे। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, 1900 आगे 1970 के बाद अब आप यहाँ का गिन लीजिए, 54 साल ये हो गए। 54 साल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपने पास में 154 साल का हिसाब करीब करीब है, जो कुछ तो हमने देखा है, क्योंकि हम उसके पार्टी रहे, सेक्रेटरी, मंत्री, प्रेस वाला। तो अभी तो गरीबी पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई। अब आप खुद भारत बताइए ना। सरकार के आंकड़े तो कम से कम यही कहते हैं, नीति आयोग भी यही कहता है, आप कितने %, राज्य भी यही कहते हैं। कितने लोगों को फोड़ का खाना दे रहे हैं? आज के दिन तो 80 करोड़ है।
चलो 70 ले लेते हैं। 70 ले लीजिए। मेरा पॉइंट ये है, हमारा स्वाभिमान, स्वावलंबन, उसके अलावा मनरेगा, फनरेगा, ऐसी दुनिया भर की जितने, कहीं 40% सब्सिडी, कहीं 50% सब्सिडी, कहीं 90% सब्सिडी, पेड़ों में 100% सब्सिडी, हॉर्टिकल्चर में 50% सब्सिडी, तो ये भी एक सरकारी ढंग से चल रहा है। क्या ये हमारे गणतंत्र के लिए, संविधान के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए सरकार बनती है, क्या वो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं? क्या समाज स्वाभिमानी बन रहा है, हारमोनी बन रही है, मुकदमे कम हो रहे हैं, झगड़े कम हो रहे हैं, मारामारी कम हो रही है, लूटा लूटी कम हो रही है, फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है? तो ऐसे कुछ प्रश्न है जो मुझे लगता है कि मेरी उम्र वालों को उठाना चाहिए। तो फिर ये मुझे बताइए कि फिर गांव का रिश्ता कैसे जुड़ा, मतलब? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेसिकली मैं गाँव का ही हूँ, वर्धा में गाँव है, और प्रेम रहा, गाय से बड़ा प्रेम रहा। हमारे घर में बढ़िया देशी गाय थी, गंगा गाय वगैरह, घास वास लाते थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ आर्मी में जाकर आदमी भूल गया, फिर आईएएस में आकर तो बिल्कुल ही भूल गया। तो जब मेरे को 30 साल पहले समझ में आई खादी कमीशन, खादी बोर्ड की शाश्वतता, जिसको बोलते सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, स्थायी, टिकाऊ, सबका भला करने वाला, तब फिर प्रश्न उठते गए। क्योंकि उत्तर कोई दे नहीं रहा था, तो गांधी, विनोबा, ऐसे कई उत्तर मिले। तो मुझे सबसे बड़ा लगा कि ये बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। ये देखिए, इस किताब का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉमेडी, प्रशासनिक व्यंग। हम किस तरीके से लोगों को, इसको उसको बेचारा नेता जैसा है वैसा है। मुझे नेता से बड़ी श्रद्धा है, सद्भावना है, संवेदनशीलता है उनके प्रति। बड़े बेचारे मोटी चमड़ी के हो जाना पड़ता है उनको, नहीं तो जेगा नहीं, जितना दूर रहा। तो लेकिन प्रशासनिक में कैसा व्यंग चल रहा है, तो ये मेरा निष्कर्ष निकला कि अभी जो युग है, जिसमें अभी आज है, भयंकर डिजिटलाइज वर्ल्ड है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि इतिहास में कभी भी मासेस के पास, गांव-गांव में पास, बच्चे के पास में मोबाइल नहीं था। तो इसका मतलब वो बड़े पैमाने पर अभी अवेकंड है, जागरूक है, और वो फटाफट अपना सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। और अब जो नए और भी आ गए बहुत सारे ऐप, जो आप सवाल डालो फटाफट उत्तर देते हैं। उसके बाद में अब हर आदमी पूरे विश्व में पैसे की तलाश में, हर एक, किसी का भी पेट नहीं भरा है, करोड़पति हो, अरबपति हो, ये हो, वो हो। बहरहाल मासेस को समझ में आ गया है कि ज्ञान भी होना चाहिए, यानी मोबाइल, और समृद्धि होना चाहिए, यानी पैसा। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। ये विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, चाइना भी 2 बार होकर आया हूँ देखने के लिए। अब 2 चीज़ें रह गई है, एक झाड़ू मारना और दूसरा है लड़ना। लड़ना मैंने बोला अनिवार्य है, आपको लड़ना पड़ेगा खुद से पहले। लड़ाई विल बी देयर, संघर्ष विल बी देयर, क्योंकि हालात अलग है ना, तो आपको अंदर से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसी दिशा में एक बहुत बड़ा एरिया जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं वो है नेतृत्वशाला। उस पर हम चाहेंगे कि आप जैसे लोग जो डायनामिक है, पत्रकार है, कनेक्टेड है, वो आगे आए कि हमारे समय की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का इलाज ऐसा चाहिए जो वैश्विक उत्तर दे। क्योंकि अब केवल प्रश्न उत्तराखंड का या बिहार का या तमिलनाडु का नहीं है, अब प्रश्न विश्व के है। तो हम उसको बांट लिए। एक ग्लोबल प्रॉब्लम्स, पावर्टी है, आपका ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी वाला प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज। हाँ, इसलिए हमने ये जो यूएनएसीसी दिखाया आपको, अभी यूएनएसीसी का वो मैं बोल रहा था ना, अगर निकल सकता हो तो इसमें लगा दीजिए वो यूएनएसीसी का ऊपर। ठीक है। और दूसरा ये है कि करने वालों से सीखो। मेरी जो थोड़ी बहुत जो ऊर्जा है या एनर्जी है या वो है, तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अपन समुद्र लेते हैं, ये अपन ओपनली बोलने लगे आजकल कि आप ट्राई करो, समुद्र पे पढ़ लेना, डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। दूसरा, अपने थूक का कदर करो। मैं चश्मा लगता था मेरा 2.5 नंबर का, तो ये थूक लगाने से मेरा चश्मा छूट गया। तो इसलिए अपने को गर्व है कि मैंने ये प्रयोग किया है, और आप भी प्रयोग करो। सिगरेट, मैं सिगरेट पीता था पहले, ये नीम की पत्ती खा दे तो सिगरेट छूट गई, तंबाकू छूट गया। तो मैंने कई प्रयोग किए ऐसे। अब मेरा विश्वास बढ़ गया कि भारत का जो अंदर है, अंदरूनी जो है आत्मा वाला, वो बहुत दमदार है, जिसको अपन बोलेंगे भारतीयत्व, इसेंस ऑफ इंडिया, और इसेंस ऑफ सनातन, और इसेंस ऑफ इंडिया बोल दीजिए, भारतीय ले ले, कोई बात नहीं। तो वो तत्व बड़ा दमदार है, और उसके अभी भी प्रतीक अपने पास है परंपरागत परिवारों में, गाँव में, जहाँ पे माता जी लोग अभी भी 5-10 लोगों का खाना आधे घंटे में फटाफट बना के खिला देती है। वो स्फूर्ति है, और वो दिल से दर्द नहीं है कि ये साले ये आ गए इतना शॉर्ट नोटिस में खाना बनाने के लिए बोल रहे। तो वो आता है जब आपका आध्यात्मिक रुझान होता है, आपका परंपरा, संस्कार, आपका ट्रेनिंग, आपका ग्रूमिंग। तो ये चीज़ों की वजह से अपनी आशा बढ़ गई कि दुनिया में आशा की किरणें बहुत है। तो आशा की किरणों को अगर जोड़ा जाए और उसको शुभ लाभी सार्थ में कन्वर्ट किया जाए, उसको हम बोलते हैं आजकल माँ बाप, मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग, माँ MAA, और BAAP है ब्लॉक एडॉप्शन एंड एडाप्टेशन प्रोग्रामर।
तो हमारा प्लान आजकल चल रहा है, पूरे विश्व के लिए चल रहा है कि 100 करोड़ प्रति ब्लॉक, अपने भारत में 6000 ब्लॉक्स है, उत्तराखंड में 95 ब्लॉक्स है, तो 95 इंटू 100 यानी 9500 करोड़ पैसा कोऑपरेटिव में है, पैसा बैंकों में। यहाँ का सीडी रेशियो जो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगा कि प्रयास करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, समय आएगा, समय बड़ा बलवान। अब वो समय आ गया है जब आपके सारे मॉडल सारे वो फेल हो रहे हैं। तो ऐसी दिशा में अगर हम मिलकर उद्यमिता को ले ले आपके नेतृत्वशाला परिवर्तन में, और उसको जड़ है, जमीन है, गाय है, गोबर है, जंगल है, जवानी है, स्वरोजगार है, स्वावलंबन है, पानी है, इसे जोड़ दे। उदाहरण के लिए अभी कुंभ का मेला हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन सुन के कि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर प्लास्टिक बैन कर दिया। बहुत अच्छा। अब मेरा कहना है कि एक तो प्लास्टिक बैन कर दिया, तो प्लास्टिक का विकल्प भी बताते चलो, थैला लेके चलो, कपड़े का लेकर चलो, ऐसे वगैरह वगैरह। और दूसरा ये है, एक और बीमारी है जिसका नाम है केमिकल साबुन, केमिकल अगरबत्ती, केमिकल वो, केमिकल फिनाइल। इसका उत्तर है अपने पास गौशालाओं में। तो मैं वाइस चांसलर हूँ पंचगव्य विद्यापीठ कांचीपुरम चेन्नई का, हमारे वो भी आए हैं चांसलर साहब भी, और हम ये कह रहे हैं कि उसका विकल्प दो आप, जैसे गोबर वाला, गौमूत्र वाला, शुद्धता वाला, पर्यावरण वाला, जैविक वाला, खाद वाला, वो अपने पास अवेलेबल है। तो अगर हम अपने चीज़ को मार्केटिंग ठीक से करें तो एक तरफ दुश्मन को एक्सपोज करना पड़ेगा, अब दुश्मन जो भी हो, मेरे ख्याल से जो पृथ्वी के खिलाफ काम कर रहा है, नेचर के खिलाफ काम कर रहा है, मूल मानव स्वभाव के खिलाफ काम कर रहा है, वो नेचर के वो मतलब एंटी सोशल एलिमेंट है। अब उसके बाद में हम दे दे विकल्प, तो विकल्प बेचने का धंधा, तो हमने दो चीज़ों पे हम चाहते हैं आपके सारे दर्शक भी इस पर रुचि ले कि गांव-गांव में क्या हम एक 5-5 हज़ार के थैली वाला जो जैविक वाला माल है, गोबर का है, साबुन है, अगरबत्ती, एक से एक बढ़िया बन रहा है, गौशालाओं में भी माल, क्योंकि पिछले 10 सालों में बहुत परिवर्तन आया, कोरोना के बाद तो और ज़्यादा उसको गति मिली है। अब गति में केवल रो रहा है मार्केटिंग, और मार्केटिंग अगर हम छोटे से शुरू करें, हम ये टाटा बिरला अंबानी के चक्कर में न पड़े, हम करें अपना लोकलाइज्ड मार्केटिंग, तो 5-5 हज़ार का थैला, उसमें 20-25% कमीशन, उसमें लोकल माल जो जाके देखो, आप भी बनाओ, और गांव-गांव में उससे हमारा एक और ऑफर है, बद्री गाय के माध्यम से अपने बलराम जी जो है, क्या नाम है उनका, रामदेव जी के जो नंबर 2 है, बाबा बालकृष्ण जी का एक स्टेटमेंट निकला था अभी 6 महीना पहले कि अगर सरकार बद्री गाय पर ध्यान दे दे तो कोई बाहर से इन्वेस्टर लाने की जरूरत नहीं। हमने उस पर लिखा है, हमने चैलेंज दिया 5 लाख रुपए का इनाम, जो हमको बतला दे कि बलराम जी की बात में दम नहीं है, या हमारी बात में दम नहीं है, पंचगव्य विद्यापीठ की बात में दम नहीं है, कि आप अपने देशी गाय, देशी बीज, देशी भाषा, देशी सोच, देशी जीवन शैली, देशी पानी बचाना, देशी खराट, देशी वैद्य, देशी दवा, ये वगैरह वगैरह, इन पर ध्यान दो। हम लोग जब तक विदेश का मॉडल लेंगे वो हमारे स्वभाव वाला नहीं है, और इसलिए हमको वैश्विक समस्याओं को लेते हुए ऐसे सॉल्यूशन जो इन्होंने कर दिए अपने पास पूरे उत्तराखंड में, भारत तो छोड़ दीजिए, विश्व छोड़ दीजिए, उत्तराखंड में गांव-गांव में ऐसे मॉडल है जो आशा की किरण है और विकल्प के रूप में मार्केट किए जा सकते हैं। तो ये जो पारंपरिक खेती की ओर अब हमने रुझान किया है, तो ये सही कदम है 100%। ये बहुत पहले करना चाहिए था, किया भी हमने, लेकिन वो नाटक रह गया। जैसे प्लास्टिक का याद है मुझे, मेरे दोस्त थे, क्या नाम था उसका, टोलिया जी, स्वर्गीय टोलिया जी हो गए, बोलते थे वो जैविक कर दिया, उत्तराखंड पूरा जैविक हो जाएगा, प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। और मैं बोलता था, टोलिया जी ये कैसे होगा, जरा ये बताओ, इसमें लोगों की भागीदारी क्या है ये बताओ, इसमें वार्ड की क्या भागीदारी को बताओ, उसमें जो दुकानदार है उसकी क्या भागीदारी को बताओ। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन एंड विकल्प दो। बिल्कुल, आप विकल्प नहीं दे रहे हो और उसको जन आंदोलन का भाग नहीं बना रहे हो। सरकारी ग्रांट से थोड़ी उठता है। जैसे गंगा आया, गंगा एक्शन प्लान में 22,000 करोड़ गया, सबको मालूम है। अब अपन निगेटिव बोलते नहीं आजकल, इसलिए आप खुद सोच लेना निगेटिव। हमारा कहना ये है, क्या हम जो आदेश है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के कि जो आसपास के जो गांव हैं वो गांव जैविक हो जाए, क्या इस पर काम कर सकते हैं? क्या ये सरकारी कलेक्टर से या बीडीओ से या डीडीओ से होगा या डीएफओ से होगा? ये काम करेगा जब वहाँ के हम लोगों को भागीदार करेंगे। और तो उसके लिए हमने बनाया एक मैप, MAP। मैप का मतलब है मोटिवेशन, और मोटिवेशन के बाद में अल्टरनेटिव क्या क्या है, डिस्कस अल्टरनेटिव, और फिर आ जाओ तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अब प्लान ऑफ एक्शन में शुभ लाभ भी चाहिए, स्वार्थ भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। तो आपका प्लान प्लस आपके समुदाय का प्लान, और जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ेगी वैसे वैसे आपका समुदाय का दायरा बनेगा। फिर मैं से हम से वो से सब में वो परिवर्तित होगा। आई, वी, दे, ऑल। यहाँ आता है हमारा
शिक्षकों का रोल, यूनिवर्सिटीज़ का रोल, चिंतकों का रोल, पत्रकारों का रोल, तो हमने 2 मिशन और बनाए हैं। एक है संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, चलो गांव की ओर, निराशा छोड़ो, जड़ से जुड़ो, शुभ लाभी स्वार्थी बनो। अब ज़्यादा निस्वार्थी की बात नहीं करते, अपन बोलते भैया स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ, इसमें अपन चलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आज जो स्थिति है, मतलब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूं कि 42% किसान विकल्प मिलने पर खेती छोड़ना चाहते हैं। ये एनएसएसओ का सर्वे है, नेशनल सैंपल बिल्कुल सर्वे ठीक। ऑर्गेनाइजेशन। लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। अगर मैं उत्तराखंड, जिस राज्य में अभी आप और हम बैठे हैं, यहीं आप देखेंगे पहाड़ की खेती सारी लगभग समाप्त होने की ओर है। करेक्ट। तो हमारे पास रास्ता क्या है? रास्ता क्या? बहुत बढ़िया। मैं बोलूं? बिल्कुल। देखिए, पहला तो अपन मान ले कि फॉर एवरी एलिमेंट अंडर द सन देर इज रेमेडी और देर इज नन। इफ देर इज नन, ट्राई टू फाइंड इट एंड देन एक्सेप्ट इट, बट कीप ऑन ट्राइंग। आज नहीं रास्ता मिला तो कल मिलेगा। मेरी पहली किताब निकली थी 40 साल पहले। आज जब मैं इसको पढ़ता हूं, लगता हूं मैं इस समय के आगे था। तो आपके प्रश्न के इसमें मेरा पॉइंट ये है, लेट अस राइट डाउन आवर प्रॉब्लम्स, समस्याएं। कुछ जिलेवार होगी, कुछ राज्य की होगी, कुछ मंडल की होगी, कुछ वैली की होगी। मैं तो कह रहा हूं उत्तराखंड का अगर प्लानिंग करना है हमको, हमने वैली करना चाहिए। ये ब्लॉक आउटडेटेड है। वैली इज द राइट हमारा मापदंड। दूसरा, हम लोगों को बोलना चाहिए ये हमारी 50 समस्याएं हैं। अगर आपके पास ये 50 समस्याओं का लोकल विकल्प हो तो पहले वो विकल्प बताइए जिसमें आप सरकार से ग्रांट नहीं मांगेंगे और सब मांगेंगे, और आप बतलाकर वॉलंटियर बनेंगे कि इस प्रॉब्लम को मैं बतला रहा हूं, प्रेजेंट करूंगा, पैसा नहीं मांगूंगा सरकार से, और फिर मैं करके दिखाऊंगा। तो इन्वॉल्व पुरुषार्थीज, लोगों की भागीदारी, मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह, सरकार जो बजट कर रही है, क्या वो बजट आधा हो सकता है? क्या पेड़ लगाने का काम आधे में हो सकता है? क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेड़ लगाने का धंधा किया है बगैर सरकार से ग्रांट लिए हुए? एक संगठन है इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन, आज वो करोड़ों अरबों का रोजगार भी दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, पेड़ भी लगवा रहे हैं, सरकार से एक पैसा नहीं लिया। इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन दिल्ली में, वाईपी सिंह उसके वो है। वो क्या मांग रहे गवर्नमेंट से? हमको कुछ पॉलिसी सपोर्ट दे, नीतियों का सपोर्ट, पैसा का नहीं। और वो जो जॉइंट सेक्रेटरी हार्टिकल्चर बैठा है एक दादा वहां पे, वो मिलता ही नहीं उनसे। तो मेरा पॉइंट ये है, हमको ओपन करके हर मंत्री को, हर सेक्रेटरी को एक वीकली रखना चाहिए कि मैं 1 घंटा वेबिनार करूंगा, आपके सुझाव आप लिखित में दीजिए, लेकिन शर्तें ये है, सुझाव व्यावहारिक हो, सुझाव किसी ने कर दिया उस पर हो, सुझाव में आप पैसा नहीं मांगेंगे सरकार से, न नौकरी मांगेंगे, और इस मिशन के डायरेक्टर भी आप होंगे, और इसको आप विकल्प देंगे, और जो इसमें पैसा बचेगा उसका 25%, 50% आपको मिलेगा, सो दैट यू ऑल्सो हैव इंसेंटिव ऑफ अर्निंग एनीथिंग। इन्वॉल्व अवर पीपल। इतना बड़ा फौजी वर्ग है, इतने बड़े बड़े गांव में साइंटिस्ट है। क्या ये दुनिया, जब ये सो कॉल्ड CSR, ICAR, JSS, कृषि विज्ञान केंद्र, ये सब जब नहीं थे तो क्या यहाँ इन्फ्लेशन नहीं हो रहा था? वेयर आर दोज पीपल? वो आज भी है, केवल उनको लाया नहीं जाता है। जंगली जी, जगवीर सिंह जंगली, अरे उसको बोलिए फॉरेस्ट की नीति कैसी हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा रोड़ा मुझे वन मंत्री जी ने बोला कि मुझे मेरे वन पंचायतों को सशक्त नहीं करने दे रहे वन विभाग की हायरार्की। भाई देखो, किसी न किसी को तो अपने पावर फैट छोड़ना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी आज बहुत पावरफुल है, और भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में है। क्यों? वही चला रही है सब। अब ये आप बोल रहे वही चला रही, मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोला पावरफुल है। अब चला कौन रहा है तो भगवान जाने, आप जानते होगे ज़्यादा। पराली से बस नहीं करेंगे, कौन चला रहा है? कई लोग बोलते माफिया चला रहा है, कई लोग बोल रहे हैं जितने भी ब्लैक मार्केट ये रहे वो चला रहा है। आई डोंट नो, मैं तो तलाश कर रहा हूँ कौन चला रहा है। कई लोग बोलते हैं आप चला रहे हैं, पता नहीं सच्चाई झूठे, ये तो आप ज़्यादा जानते हैं। पर मेरा पॉइंट ये है कि हमको जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी और हम ग्राम को यूनिट नहीं बनाएंगे, क्या गांव के काम 50, 60, 70% गांव में निपट सकते हैं? हम चैलेंज दे रहे हैं पंचगव्य विद्यापीठ का वाइस चांसलर के नाते। हम लोग यहाँ पर बढ़िया गोष्ठी हो रही है। 14 तारीख को निरंजन जी वर्मा जी का एक लेक्चर भी है। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन वो और लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम आपसे भी अनुरोध करेंगे, निरंजन वर्मा जी आए हुए हैं, आज शाम को 6 बजे बैठक कर रहे हैं एक पत्रकारों उनके साथ में, हमारे लोगों के साथ। कल भी यहाँ कार्यक्रम है, उसमें वो बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा। और परसों रखा है, क्या विश्व गुरु उत्तराखंड बन सकता है? क्या चुनाव कम खर्चे में हो सकते हैं? क्या कम खर्चे वाले लोग चुनाव में आ सकते हैं? क्या हमारा प्रदूषण लेवल कम हो सकता है? क्या हमारा गांव आकर्षक होता है? क्या हमारे जो पलायन के गांव है
वो समृद्ध गांव बनाए जा सकते हैं। बट टावरी साहब, द फैक्ट ऑफ द मैटर है चुनाव में खर्च हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? ये तो आप बता सकते हैं। अरे गुरु, अंदर जब आप से उसमें आप सब्जेक्ट पे बोलने जा रहे हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। हमारी एक किताब है करप्शन फ्री इलेक्शंस, आप जरूर उस पर एक दिन चर्चा रखाइए और जरा चर्चा हो जाए, जो बोलता है कि नहीं खर्चा कम हो सकता है। अच्छा, बाय द वे सारी किताबें जो अब तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही, करप्शन फ्री इलेक्शन की बात नहीं चल रही है। हाँ, वही अपने को तो वही मार्केटिंग अनमार्केटेड करना पड़ेगा ना, इसलिए वो शब्द मार्केट में लाने पड़ेंगे जो अभी मार्केट में नहीं है। एक हमारा शब्द है डीमिस्टिफिकेशन। गवर्नमेंट किस लिए, जुडिशरी किस लिए, भगवान किस लिए भाई, मंदिर किस लिए, शादी किस लिए, शाम को जल्दी खाना खा लेना क्यों? जैन मुनि में जो अनेकांत है, एकांग अपना वो है शाकाहार, अहिंसा, करुणा, ये शब्दों के पीछे कोई मतलब है, कोई व्यावहारिकता है, या केवल इसी शब्द है? फिर एक शब्द बोलता है कि क्रूरता क्रूरता क्रूरता, तो वी हैव टू एग्जामिन थिंग्स। तो एक शब्द है होलिस्टिक एनालिसिस। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारी 2-3 चीजें अनुरोध करके सारे दर्शकों को भी अनुरोध कर दें। एक, किसी की बात न माने, अपना दिमाग लगाए। इसको गौतम बुद्ध जी ने बोला था 2500-2600 साल पहले, अत्तो दीप भव। अब मोबाइल के युग में आपको किसी की बात मानने की जरूरत नहीं, डबल चेक करो, डबल चेक करो, डबल चेक करो, डबल चेक करो। दूसरा है हर एक को शुभ लाभ में डालो, बिजनेस मॉडल। और तीसरा, मार्केट द अनमार्केटेड, चाहे जड़ी बूटियां हो, मोटा अनाज हो, मिलेट हो, गाय हो, गौमूत्र हो, गोबर हो, समुद्र हो, थूक हो, जो मैंने बताया अभी, थूक। आप ट्राई कीजिए, देखिए शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पंतनगर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया। एक हजारों साल पुराना वृक्षायुर्वेद का किताब अमेरिका में पढ़ा हुआ था, कहीं अमेरिका इंग्लैंड में, उन्होंने ढूंढ कर लाया, उसका ट्रांसलेशन कराया। तो ऐसे वो लोग बहुत अपवाद का काम कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा, आप जामवंत मिशन बनाएं और जो अपवादी का काम कर रहे हैं उनको आगे लाए। ये वही जामवंत थे जिन्होंने हनुमान जी को लंका जाने के लिए प्रेरित किया, जगाया, नहीं प्रेरित नहीं किया, उन्होंने जगाया उसको, उसका क्या बोलते हैं उसको, उसकी क्षमताओं का उसको एहसास दिलाया कि भैया वो है ना, जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमान। वाह 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 वाह। गुरु जी, आप हमको, हमारा रमेश भाई आपको अनुरोध है, आप कृपा करके लीडरशिप का प्रोग्राम शुरू कीजिए। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, वो लीडरशिप आएगी कैसे? वो इकोसिस्टम, वो माहौल, वो वातावरण कैसे आएगा? ये वातावरण बिगड़ा कैसे? तो हमने बिगाड़ा। हमने बिगाड़ा तो सुधारेगा कौन? भगवान शंकर जी आएगा, हनुमान जी आएगा, अल्लाह आएगा उधर से? हमको शुरू करना पड़ेगा, और शुरुआत होगी जिन्होंने कर दिया। क्या ऐसे अफसर, क्या ऐसे मंत्री, क्या ऐसे एनजीओ, क्या ऐसे प्रधान है जो बोले साहब देखो मैंने खर्चा नहीं किया और मैं बगैर इस खर्चे के आया हूं और मैं कमाने वाला नहीं हूं? अपवाद। जामवंत का काम यही है, हनुमान को ढूंढो, और ढूंढो मतलब जगाओ उसकी क्षमता को। बाकी आपको मालूम तो है, आप कह रहे हैं मैं आजकल जामवंत की भूमिका में निकला हूं। आप या मैं? आप। मैं कह रहा हूं आप निकलो। मैंने तो आप सुना मैं, लेकिन आपसे कह रहा आप निकले। मैं तो 10 साल से लोगों को बोल रहा हूं कि तो कोई अपवाद हो। हनुमान मिला आपको? बहुत मिल रहे हैं। ये जंगवीर सिंह जंगली जी क्या है, ये हमारे वो क्या है, इधर हमारे पास में बहुत सारे ऐसे जिन्होंने ये इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन कैसा मिला। आज हमारे पास 50 ऐसे नर्सरी वाले जिन्होंने बगैर ग्रांट लिए अब नर्सरी शुरू कर दिया। छुपी हुई क्षमता थी ना। ऐसे लोग हैं जिन्होंने पानी बचा लिया, ऐसे लोग। हमारा पंचगव्य विद्यापीठ चैलेंज, पंचगव्य विद्यापीठ के चांसलर साहब हैं निरंजन जी वर्मा, देहरादून में। आप उनसे जरूर मिलिए, उनको बुलाइए, उनसे चर्चा कीजिए, उनके यूट्यूब में देखिए। ऐसे लोग जिन्होंने सरकार से एक पैसा नहीं लिया। आज हमने 8000 गव्य सिद्धों का ट्रेनिंग कर दिया है, और उसमें कई लाखों रुपया कमा रहे हैं, गाय बचा रहे हैं। गाय बचाने का तरीका ये नहीं कि कटने वाली गाय को आप पकड़ के लाओ, फिर गौशाला में खा लो, फिर पुलिस थाने में डालो, बेचारी डंडा खाएगी। अरे गाय का फायदा दिखाओ। गौमूत्र जिस दिन 50 रुपया बिकेगा, गोबर जिस दिन 20 रुपया किलो बिकेगा, गाय को कटने देगा? तो हमको डीमिस्टिफिकेशन करना पड़ेगा और री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। ये शहर अब देहरादून क्या था 30 साल पहले, क्या हो गया? हमारे सामने हो गया सब 30 साल पहले और आज के देहरादून में बताइए ना क्या जमीन आसमान। जैसे अब बोलिए जमीन, अरे भीड़ है, वो बंगले थे, वो लीची थी, वो पेड़ थे आम के बड़े बड़े, यहाँ पर रिटायर्ड लोगों का स्वर्ग था, बढ़िया एजुकेशन के सिस्टम थे। अब आपका मत बोलो, आप बात चलने दो, बढ़िया आगे अगले बारे में लेंगे, बाकी और डिटेल में। तो आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड में जब आप भ्रमण करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ पलायन बड़ी समस्या है। लाखों लोग पलायन कर गए, कुछ स्टेट के भीतर, कुछ स्टेट से बाहर, कुछ देश के बाहर। और ज़्यादातर 3 बड़ी दिक्कतें आई। एक था रोजगार, एक था शिक्षा, एक था स्वास्थ्य, और चौथा था कनेक्टिविटी। तो हम किससे ऐसे इससे पार पा सकते हैं, या हम इसको अपना भविष्य मान लें? जैसा एक मैं आपको बोल के
अमंत्र मंत्र नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक त्रस्त दुर्लभम। अब मतलब बाद में बताएंगे अगले बार में। मोटा मोटा पॉइंट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका इलाज नहीं है। एक, आपने पलायन की बात किया, ये पलायन केवल यही नहीं है, पलायन पूरे विश्व में, हर विश्व में आदमी वहाँ से जाना चाहता है जहाँ बेटर करियर है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, बेटर लाइफस्टाइल है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर सब कुछ है, इसीलिए आदमी शहर भाग रहा है। और ये दुनिया का है, ये केवल यहीं का नहीं। पहला पॉइंट, हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए हो गई कि हमने वाकई शहरों पर ज़्यादा ध्यान दिया भारत में, और हमने स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं बार बार, उनको करोड़ रुपया ग्रांट दे रहे कलेक्टर को, उसको कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, ये स्मार्ट सिटी बनाओ। अपन निगेटिव नहीं बोलते, हम बोलते खुद अपने आँख से देख लो, बाहर जाओ देखो क्या वो स्मार्ट हो गया। खैर हमको उससे शिकायत नहीं है, हम कह रहे स्मार्ट गाँव। आप भी स्मार्ट सिटी में बैठे, देहरादून भी स्मार्ट सिटी है। मैं तो इतना जानता हूँ, मैं रमेश भट्ट जी स्मार्ट आदमी के साथ बैठा हुआ हूँ, तो आपको देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं लगती? अब हम उसको देखें इसको देखें। मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, मैं स्मार्ट सिटी की बात कर रहा पहले हूँ। स्मार्ट से तो आगे बढ़ेंगे ना, पहले स्मार्ट आदमी तो हो। तो आपको स्मार्ट सिटी नहीं लगी? अरे हमको जो दिख रहा है उसको माने पहले, या जो नहीं दिख रहा उसको माने। नहीं, आपने कहा ना आपने देहरादून 30 साल पहले भी देखा। हाँ बिल्कुल देखा। वो 30 साल का देहरादून और आज का स्मार्ट देहरादून। मेरे को क्यों पूछ रहे, किसी भी देहरादून वाले से पूछो जो यहाँ 40-50-60 साल से रह रहे हैं, या जो आर्मी में थे रिटायर होकर बाद में आए 30 साल बाद। आपको इस शहर में आके स्मार्ट फीलिंग नहीं आती? मुझे तो आपको मिलके टोटली 100% स्मार्टनेस नजर आ गया। अब ये तो आप बातचीत का बातचीत नहीं, मैं एक्शन प्लान की बात कर रहा हूँ। हमारे इसमें थियरी कम नहीं है, थियरी उतना ही जितना निहायत जरूरी के लिए थियरी, फिलॉसफी, उसके बाद में सारा एक्शन है। गीता इन एक्शन, फिलॉसफी इन एक्शन, विजडम इन एक्शन, गुड इंटेंशन इन एक्शन। एक्शन की बात करो, और वो तब करो जब पहले सीखो क्या आपके पास अपवादी है, क्या आपके पास कोई ऐसे, अब अपवाद है मतलब जिन्होंने स्कूल चलाई हो, जिन्होंने इसी सिस्टम में अच्छा ही काम किया। क्या ऐसे पुलिस अफसर होंगे जो जहां भी जाए, अब उत्तराखंड छोड़ दो, छोटा है, लेकिन मैंने ये सर्वे किया है उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ जिला है, सब लोग बोलते थे ये डॉन या डॉलर जिला है। आजमगढ़ बड़ा प्रसिद्ध जिला है, महानगरी। क्या बोलते थे? डॉन और डॉलर जिला। डॉन और डॉलर, और बात सही है। वही जितने भी दिल्ली में बम्बई में फिल्म वाले सब उधर के हैं, बड़ा अपने अच्छे दोस्त भी है उसमें। ये गाजीपुर में मैं कलेक्टर था 2.25 साल, गंगा के किनारे बढ़िया मकान है, वहाँ शेरपुर का एक कांड हो गया था, 250 हरिजनों के मकान, लंबा कहानी है। वहीं पर ये जो अंसारी भाई साहब हैं, इनके पिताजी थे, मुझे अभी भी याद है, क्या बढ़िया पर्सनैलिटी थी उसकी, क्या प्रेमळ था वो, सुभान अल्लाह अंसारी उसका नाम था। तो मुझे सिखाते ये कि इन लोगों से सीखने को बहुत मिलता है। मैं बैठ के बात करता था उनके साथ में कि गाजीपुर का ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो असली लोग बताते जो वहाँ के हैं, और जो ओपन माइंड वाले, करेक्ट माइंड वाले नहीं। भूमिहार भी थे वहाँ, यादव भी थे, आपके ये भी मजबूत थे, मुसलमान अभी भी बहुत मजबूत है वहाँ पे। उन्हीं दिनों में पहले वो अब्दुल हमीद पद्मवीर श्री वगैरह को, तो उसका भी हुआ था 62 केस में। मेरा पॉइंट ये है ना कि जब तक हम लोगों को भागीदार नहीं बनाएंगे, एक, जब तक हम सरकारी करण कम नहीं करेंगे, और ये करण सरकार से नहीं होगा, बढ़ रहा है ना सरकारीकरण भयंकर, तो इसलिए आप दोषी है। इसलिए हमने बनाया पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन। अब संतों की इतनी पकड़ है, हरिद्वार में हमने कई संतों के साथ में इंटरव्यू लिए, बहुत सारे। सबने बोला भाई कमलानंद ऐसा है, हम तो अपने चक्कर में अटके पड़े कि कहीं मेरा चेला जो है मुझे मार के खुद ही ना बन जाए वहां पे। तो बोले मैं उसको देखूं या समाज को देखूं। अब मुझे बढ़िया हंसी आई। तो भाई कमलानंद ने उनको कुछ टिप कुछ इसीलिए हमने बताई, ग्लोबल पीपल्स प्लानिंग मूवमेंट शुरू किया है। ग्लोबल पीपल्स प्लानिंग मूवमेंट, क्योंकि समस्या ग्लोबल की है ना, तो इसलिए सोल्यूशन लोकल नहीं चलेगा। हाँ, लोकल से सीखना पड़ेगा, फिर उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, मैग्नीफाई करना पड़ेगा, उसको स्केल अप स्केल डाउन करना पड़ेगा। हमारे इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है बैंकों में, जिसको बोलते क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। हमारे पास क्या प्लान है, कलेक्टर को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मालूम नहीं कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है। मैंने पूछा अच्छा फॉरेस्ट कवर मालूम हो गया, मेरा ये बताओ 10 साल में बढ़ा है कम हो गया है? वो बोलता नहीं है, तो समझ जाओ कि कम हो रहा है। अरे बढ़ाने के लिए रणनीति क्या है तुम्हारी? तो स्ट्रैटेजी सुनाता है। हमको स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, टैक्टिक्स चाहिए, एक्शन चाहिए। एक्शन वाले छोटे छोटे नट बोल्ट कैसे होंगे, कौन करेगा, क्यों करेगा, शुभ लाभ क्या होगा। और मैं बोल रहा था वो पलायन वाली बात, लोग कोरोना के बाद वापिस आए हैं, और ये मोमेंटम और पकड़ सकता है अगर हम शहर को थोड़ा डिस्करेज करें, शहरीकरण को।
लेकिन फोकट 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 वो बांट रहे हैं आप, और गांव को थोड़ा आकर्षक करें तो लोग अपने आप। टावरी साहब, हम तो देवभूमि डायलॉग के माध्यम से पिछले 5 साल से उद्यमिता, स्वरोजगार, किसानी, इन सब पे काम कर रहे हैं। तो एक काम करें, अगला प्रोग्राम इसी पर हो जाए कि 5 साल में जो देवभूमि डायलॉग हुआ उसका क्या निचोड़ था मोटा मोटा, तो अपन जरा उसके क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। क्या देवभूमि 5 साल में जो किया बहुत बढ़िया किया, क्योंकि हम निगेटिव बोलते नहीं, तो बहुत ही बढ़िया किया। अब हम देखते हैं कि अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिंदु अगर डाले जाते, क्या हमारे सफलता के मापदंड क्या होंगे। एक है कितनों ने सुना। नहीं, मैं तो मानता हूं कि आपने जो किया उससे दूसरे के जीवन में क्या बदलाव आया, वो असली इम्पैक्ट। वो भी एक मापदंड नहीं। मैं केवल के भी खिलाफ हो गया होगी। केवल गाय, केवल गोबर, केवल पानी, केवल ये राजपूत, केवल ठाकुर, केवल पमन, केवल ये केवल भी नहीं चलेगा। अभी तो समय खिचड़ी का। खिचड़ी आप जानते हैं ना, अरे बढ़िया चीजें नहीं हो तो रोज खाया करो खिचड़ी, सब मिला दो खिचड़ी है, और आनंद ही आनंद है। और किसी ने मुझे बोला था, एक गवर्नर ने, बोले टावरी एक बात है यार, तुम जो खिचड़ी बोल रहे हो बड़ी काम की चीज़ है। बोला सर कैसे? बोले देखो सब बीमार है, जहां जाओ वहां बीमारी पड़ी है, तो क्या बचेगा? खिचड़ी। तो बोले ये जो सिंगल उत्तर दे रहे ना, एंटी करप्शन वाला दे दो, फॉरेस्ट वाला दे दो, सोशल फॉरेस्ट्री वाला दे दो, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दे दो, फिर ये पुलिस में 15 DIG बना दो, 20 DG बना दो, एडिशनल कलेक्टर, सिटी कलेक्टर, ये कलेक्टर, वो कलेक्टर। बोले इतने सारे सुपरवाइजर हो रहे। आप किसी भी जगह में अगर रोड पे काम हो रहा हो ना, आप देखना 2 लोग काम कर रहे होंगे, 4 लोग उसको सुपरवाइज कर रहे होंगे। तो इसका मतलब हो गया हमने सुपरवाइजर बहुत बना दिए और एक्चुअल करने वाले कुछ ही रह गए, और वो बहुत बड़ा खतरा भी है एक्चुअल करने वाले। तो कमल टावरी साहब, ये जो किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, इस पे आपका क्या नजर? बहुत बढ़िया। हमने 2-3 इंटरव्यू दिए थे कि क्यों नहीं किसान बोले मैं अपना माली नहीं बेचूंगा। क्या गोडाउन बना सकते गांव गांव में? क्या गोडाउन में ग्रामोद्योग लग सकता है, जिससे मैं तेल बेचने के बजाय अपना वो मतलब ऑयल सीड बेचने के बजाय तेल निकाल कर बेचूंगा? क्या ग्रामोद्योग का बढ़ावा, ग्रामीण भंडारण का बढ़ावा? हम बोल रहे अडानी बदमाश है, उधर लोग बोल रहे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो बहुत ही बदमाश है। अब हम इसके चक्कर में नहीं पड़ते कि ज़्यादा बदमाश कौन है। हम तो इतना जानते हैं, नीतियाँ ऐसा बनाओ जिससे बदमाश होने का मौका ही कम से कम मिले। तो बोलते प्रधान बहुत बदमाश है, तो मतलब बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी उसकी गाँव में पकड़ है, गाँव में अकाउंटेबिलिटी है। कितना बड़ा मकान बना लेगा गाँव में वो, फिर भी कुछ ना कुछ शर्म रहती है। हम कह रहे गाँव को ही क्यों ना स्मार्ट बनाओ कि इस गांव में बाहर का कच्चा माल नहीं आएगा, प्लास्टिक नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा, घी नहीं आएगा, दवा नहीं आएगी, कपड़े नहीं आएंगे, जूता नहीं आएगा। अब जिनमें दम होगा, जिन प्रधानों में दम होगा, गांव में दम होगा, वो अपना ग्राम स्वराज्य करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कर सकते हैं, किया है लोगों ने। अपवाद है। हमारा पॉइंट है इस लाइन पे हम सोच ही नहीं रहे। अभी एक ही मॉडल है। तो जो हमारे प्लानर्स हैं उनके दिमाग में नहीं आते होंगे ये बिंदु? देखिए, प्लानर वही नहीं है जो सरकारी प्लान कर रहा है। आप भी तो प्लान कर रहे हैं, मैं भी तो प्लान कर रहा हूँ। जीवन का मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कितने बच्चे होंगे, क्या पढ़ाऊँगा, कैसा करूँगा, रिटायरमेंट का प्लानिंग कैसा करूँगा, वो भी तो हम कर रहे हैं अपना। तो हमारा जो है परावलंबन ही खतरनाक है। और किसी ने कहा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा जितनी सरकार छोटी होगी उतने लोग आनंद में रहेंगे। अब ये पूरा सच है, पूरा झूठ है, अपन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन मेरा मत है एक हार्मनी रखना पड़ेगा। ग्राम को आपको स्मार्ट गांव बनाने के लिए ग्रांट से हटकर और बहुत कुछ देना होगा। ग्रांट देना ही उत्तर नहीं है। भिखारी का उत्तर फोकट में ही अनाज देना ही नहीं है। स्वाभिमान, स्वावलंबन के और तरीके हैं। हम क्यों नहीं ग्राम सभा को, जो कि संवैधानिक है, जो कि प्रजातंत्र का आधार है, जो कि इलेक्टेड है, जो कि ज्यादा पारदर्शी हो सकती है, लेकिन उस पर हमने पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी को बैठा दिया। वो 2-2 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया पा रहे हैं पटवारी साहब, प्रधान जी को बेचारे को 1,000-2,000 मिलता है। तो उसकी लीडरशिप कहाँ से डेवलप है? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, हम आपके साथ आजन्म काम करेंगे लीडरशिप डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट की नेतृत्वशाला पर। कोई सॉलिड काम नहीं कर रहा। वो टाटा बिरला अंबानी वाली लीडरशिप की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडरशिप या MLA MP की लीडरशिप। हम कह रहे हैं अपने को चाहिए लीडरशिप फॉर द बॉटम, जिसमें गांव आएगा, ग्राम स्वराज, वार्ड आएगा। सबसे बड़ा तो वार्ड चाहिए ना। वार्ड से क्यों नहीं स्मार्ट वार्ड बनने की कंपटीशन हो जाए? कितने पेड़ लगे, कितने बच्चे कम हुए, कितने ज़्यादा हुए, कितना मुकदमा निपट गया, कितना मर्डर नहीं हुआ, कितना वहाँ पर फॉरेस्ट कवर बढ़ा, कितना क्या क्या खाली पड़ा है, कितनी अशिक्षा है वहाँ पर, कितने ये है, कितना वहाँ का डिपॉजिट है, कितने मुकदमे वहाँ के निपटे। लेट अस रीडिफाइन आवर पैरामीटर्स ऑफ जजिंग। तो वो वार्ड से होगा, न वो MLA से होगा, न वो जिले से होगा, वो होगा तो वार्ड से होगा, गाँव से होगा। 1-2 में पिछले बार जो चुनाव हुए ना,
क्या नाम था वो जो चुनाव लड़े थे, बॉबी बॉबी पवार, पवार। उसके भी मैं अध्ययन करने गया कि इसके पास पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है, लेकिन लोग बड़ी मानते, तो महिला देखकर उसको बड़ी खुश होती थी वो बॉबी पवार को। तो मैं सोचता था क्या बॉबी पवार एक प्रोग्राम चला सकता है कि 1000 बॉबी पवार का ग्रूमिंग करना, पैदा नहीं करना, पैदा तो जो हो गए सो हो गए, पैदा नहीं करना, उनको ट्रेनिंग देना, मेंटरिंग देना, लड़ने की क्षमता बढ़ाना, अन्याय के प्रति लड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, उसने कर दिया, ऐसा मुझे लोगों ने बताया। तो आप बॉबी पवार से मिले नहीं? नहीं, मिले तो है 1-2 बार, हाँ। मिले हैं, लेकिन मैं भाई उतना गहरा, मैं उत्तराखंड का थोड़ी हूँ, मैं उत्तराखंड में थोड़ी रहता हूँ, तो जो लोकल लोगों का काम है ना, इसलिए हमारे नारे में। तो आपको क्या लगा आप जब लोगों के बीच गए? उसके चुनाव में उसमें लगा लोगों का विश्वास उस पर है, और उसको मैंने एक अनुरोध किया था जो मैं आज फिर से कह रहा हूं, अगर आप पहचानो तो उसको भेज दीजिए मेरा संदेश। हम इतिहास पर या अपने पुराने अच्छे कामों पर भविष्य की नींव ज्यादा देर तक नहीं बना सकते। आपको सतत नया 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 करके प्रूव करना पड़ेगा कि मैं टेम्पररी, हर दिन परीक्षा देनी है, मतलब प्रतिक्षण, दिन नहीं, प्रतिक्षण। नित्य नूतन क्या है, क्षण क्या है। आप एक दिन रोक देखो, जरा रोको, अपना तिल मिला जाएगा। तो इसी तरह आपको भी सतत अगर कमिटमेंट है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, दादी के प्रति, बायोडाइवर्सिटी के प्रति, यहाँ की परंपराओं के प्रति, मेरे ख्याल से बहुत कुछ हमको आशा की किरणें उपलब्ध है अगर हम जड़ से जुड़े। अब टावरी साहब, आपने देखा होगा जैसे हम कहते हैं भारत भूमि के बारे में कि गायन्ति देवा किलगीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्पदमार्ग भूते भुवंति भूयो पुरुषासुरथ। वाह 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 वाह। अब वो भारत के बाद भी अगर हम देवभूमि में पैदा हुए हैं, जहां हम बैठे हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? मतलब हम कैसे एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, कैसे देवभूमि नेतृत्व कर सकती है बाकी जगहों? मैं 5 सूत्री बतला देता हूँ। वैसे अपनी जो किताब है ना, ये किताब भी आप जरूर अपने दर्शकों को भेजिए। इसका PDF फ्री में अवेलेबल है, विश्व गुरु की रणनीति, फ्री में है ये, और इसमें प्रैक्टिकल आइडियाज है। मैं दिखवा लूंगा उसे, आप बताइए। हाँ, आप बताइए। एक तो हम लोग अपनी कथनी और करनी में खाई कम कर दें, समाप्त नहीं कर सकते, मगर फिर भी जितना नैरो कर सके कि भाई चुप रहो, अगर झूठी बोलने का मौका आ रहा है तो चुप रहो, बी क्वाइट। लेकिन झूठ मतलब कथनी और करनी पहला पॉइंट है, हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हिपोक्रेसी भी है। दूसरा, अपनी सीमा बनाओ, पैसे की सीमा, मकान की सीमा, उठने की सीमा, सोने की सीमा, खाने की सीमा, भोजन की सीमा, झूठ को टॉलरेट करने की सीमा। कहीं ना कहीं तो आपको आवाज, एक लक्ष्मण रेखा तय करनी पड़ेगी। दूसरा, तीसरा, करने वालों से सीखो। और अब बहुत है, ये देश अगर इतना सालों से बचा, आक्रांतताई कोई प्रेम से नहीं आए थे ना, आपका भला करने आए थे। वो तो अपना धर्म है, अपनी कल्चर है, अपना जो भी दादागिरी है, नीतियां है, उसको ही आए थे ना। फिर भी बचा तो कुछ न कुछ जरूर विशेष रहा होगा। कई टूटा, कितना अफगानिस्तान ये गया उधर में बहुत, लेकिन अब वर्तमान में खतरे बहुत ज्यादा है। ऐसी दिशा में मुझे लगता है, मैं ये बोलकर आपसे अनुरोध करूंगा, जरा समय का ध्यान रख लीजिए। जब पहले आक्रमण हुआ 800 साल पहले, तो शायद भक्ति मूवमेंट ने बचाया। उसके बाद दूसरा जब आक्रमण हुआ 200-300 साल पहले, दूसरे कल्चर का, जो एक ही मूल धारा वाले हैं, तो दूसरी कल्चर में राष्ट्रभक्ति ने बचाया। ये चतुर्सेन और ये और वो, बंगाल से, विकाड़ से, दयानंद और ये ऐसे जो अभियान चले, वो राष्ट्रभक्ति वाले थे। अब बहुत बड़ी चिंता की बात है आज के हालात में, अब मुझे लगता है कोई डिजिटल है हर एक के हाथ में, क्योंकि हर आदमी अपना नौकर नहीं बनना चाहता, ही वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन एंटरप्राइज, उद्यमी बनना चाहता है, पैसा और बनिया। तो अगर मोटा मोटा शब्दों में बोला जाए तो अभी हर आदमी बमन है और हर आदमी बनिया है, क्योंकि दोनों के पास में अब रहेगी केवल 2 काम जो नहीं हो रहे हैं। वो 2 कामों के लिए हमको नेतृत्वशाला में, यानी लीडर जैसा हो, जो बोले कि मैं जीता तो भी मैं ये करूंगा और ऐसा करूंगा, और मैं हारा तो भी मैं करता रहूंगा। ये मैंने बॉबी पवार को बोला था कि अब आप अपना एरिया के लोगों को बोलो कि ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, उसमें हमारे जैसों की राय लो, उसमें हर रिटायर आदमी को जोड़ो, वहाँ के लोगों को जोड़ो, क्योंकि अल्टीमेटली देश उनका है जो वहाँ रहते हैं। पाकिस्तान से थोड़ी भारत का बनेगा या भारत से पाकिस्तान का बनेगा, तो देश के वाला। फिर देश में आता है लोकल 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 करते करते वार्ड आ जाता है, समाज आ जाता है, जाति आ जाती है, परिवार आ जाता है। तो मेरे ख्याल से हम ये बहुत ज़्यादा सरकार आधारित हो गए। आप तो इतने अनुभवी हैं, इतना अनुभव लिया है, इतना एक्सपोजर है, तो आपको भारत में आज के दिन में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं दिखता जो भारत को उसी दिशा में ले जा सकता है जैसे ग्राम स्वराज?
देखो, नेतृत्व तो बहुत दे रहे अपने अपने स्तर से, लेकिन वो किस दिशा में जा रहा है इसमें हमको थोड़ा सा एक जिसको बोलते हैं होलिस्टिक थिंकिंग, और वो ब्लैक बोर्ड पे करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो चिंतन करेंगे ना, तो जो बोलने वाला है उसको 2 बार सोचना पड़ेगा और फिर उसको होलिस्टिक वे में लेना पड़ेगा। वी कांट कम टू एनी कंक्लूजन, एक कंपार्टमेंटलाइज में नहीं हो सकता। क्योंकि जो जीवन है, इसलिए हमारा एक फार्मूला ये है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ईगो का है, ग्रीड का है, पाखंड का है, हिपोक्रेसी का है हमारा प्रॉब्लम है। लेट अस एक्सेप्ट। और जो जितना पद में जाता है उतना अहम और घमंडी और फिर चपरासी और ये जो बाकी दलाल और चमचे होते हैं ना, वो उसका और भर देते कि वाह 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 वाह, आपके बगैर क्या होगा हमारा, आपके बगैर क्या होगा हमारा, तो वो उसको और पंप कर देते हैं जल्दी जल्दी। उसका उत्तर अब ये है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक बोर्ड वगैरह का यूज़ करते हुए, जो आपने देखा होगा ये कौन बनेगा करोड़पति में, पहले वो पूछते आप बताओ उत्तर, तो उसको आता है तो देता है, नहीं आता तो फिर बोलते अच्छा, बोलते चलो फ़ोन करो, तो उसको भी नहीं आता है तो फिर बोलता अच्छा क्या करो, लोगों से ले लो, लोगों से ले लो। तो उसमें 99% मुझे सही उत्तर मिले। तो आप अगर जनता को इन्वॉल्व करेंगे और चमचों से बचेंगे और बड़े बड़े ठेकेदारों से बचेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि आपको सच्चाई का आकलन बगैर कोई सर्वे फर्वे किए हुए हो जाएगा। केवल लोगों को इन्वॉल्व करो, मंच दो, और ये तो आपके पास बहुत बड़ा मंच है। तो आज की जो ब्यूरोक्रेसी है उसे आप किस तरह से देखिए, मैंने बोला ना, अपन निगेटिव आजकल देखने की कम कोशिश मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं आपका एक एनालिसिस। क्या एनालिसिस दूं? इसके लिए एक अलग चैप्टर खोलो ना। नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए। मसूरी है, जरा मसूरी पर एक दिन चिंता करवाओ ना। और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जहाँ सारे ऑल इंडिया सर्विसेज का होता है, क्या उनमें पिछले 5-10 सालों में परिवर्तन आया? कैसा आया? क्या वो संवेदनशील बन रहे हैं? क्या वो जनता से मिल रहे हैं? क्या वो जड़ से सीख रहे हैं? क्या वो लोकल को डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं? क्या वो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नोट दे रहे हैं? क्या वो फ़र्क कर रहे हैं कि मेरा कौन कौन सा प्रॉब्लम का एरिया है, कौन कौन सा प्रॉब्लम नहीं है? ये मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो केवल पॉजिटिव को हाईलाइट कर रहा हूँ, जिससे हर एक को मौका मिले कि यार इस लाइन पे अपने सोचा ही नहीं कभी। आज के यूपी में आप क्या अंतर देखते हैं? बिकॉज आपने तो यूपी में इतना काम किया। आज का मैंने तो भारत में बहुत काम किया भैया। कापाट है, नेशनल प्रोड्यूस, मैंने 3 IIM का मैं डायरेक्टर वो था, गवर्निंग बॉडी का। IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कलकत्ता, ये रहे 2004-2005। तो मैं रहा हूँ, मैंने वो किताबों में छापा हुआ है। नहीं, वो ठीक है। उत्तर प्रदेश, आज के उत्तर प्रदेश में अब देखिए, मैं एकदम ही बहुत बढ़िया हो रहा है या बहुत खराब हो रहा है ऐसा नहीं बोल सकता। अब मैं उदाहरण ले लिए गाय, देशी गाय। मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया, वो ठीक है, उनका बुलडोज़र और टैंकर और वो ठीक है, एक दूसरा लॉ एंड ऑर्डर मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन अब डेवलपमेंट, अपन बेसिकली डेवलपमेंट वाले आदमी है, बेसिकली अपन गाय पर आधारित काम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री ने 70-80 रुपया पर डे को दिया, दारू पर खूब टैक्स लगा दिया और उनका गेस्ट हाउस वगैरह बना दिया, मीटिंग हॉल बना दिया गौ सेवा आयोग का। लेकिन मैं गौ सेवा आयोग के अभी हमारे अध्यक्ष, हमारे दोस्त हैं श्याम जी गुप्ता, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन अच्छा हूँ मैं, उससे मेरा काम ज़मीन पर अच्छा होगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मेरा विचार बहुत अच्छा है, मेरा विजन बहुत अच्छा है, मेरे पास प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन वो सब ग्रांट पर आधारित है। और फिर मैं बोलता हूँ ग्रांट नहीं मिल रही है। हमने उनको लेटर दिए है, आपको भी देंगे अगर आप इंटरेस्ट लेता है। हम तो आपको निमंत्रण दे रहे, आपके पास टिकट हो तो बहुत बढ़िया, ट्रेन का नहीं हो तो अपन थोड़ा बहुत इंतजाम कर सकते हैं। तो आप आइए 15-16 तारीख में हम वहाँ की गौशाला आयोग के साथ, वहाँ के NGO के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, रिटायर्ड लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि गाय को हर सरकार से कैसे बचाया जाए। तो एक ही आइडिया, आप कह रहे हैं गाय को सरकार से सबसे बड़ा खतरा है। नीतियाँ नहीं है ना, पॉलिसी नहीं है ना। हम कह रहे हैं उसको मौका दो। गाय को केवल वो क्या बोलते बैतरनी से मत नापो, गाय को भावना से मत नापो। माता माता कहने से गाय माता की जय कुछ नहीं होगा, गाय कटेगी, वो बचेगी जिस दिन फायदा दिखाई देगा। और फायदा होगा इस वक्त में इमीडिएटली है, फिर बीमारी वाला। हमारा पंचगव्य विद्यापीठ ने दोनों पे काम किया है। हम चैलेंज देते हैं 5 लाख रुपए का इनाम, जो हमको प्रूव कर दे कि हमारा जो देशी गाय पर आधारित मॉडल है वो GDP नहीं है, वो संतुलित नहीं है, वो विश्व का विकास का मॉडल नहीं है। हम तो वही तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि विकास का मॉडल ही दूसरा उल्टा है। वो विकास है ही नहीं, इट इज विनाश। अब आपने GDP बना दिया, बढ़िया बढ़िया किताबें निकाल दी, अंग्रेजी में छाप दिया, यूनिसेफ है, UNO है, ILO है, FAO, बड़े बड़े किताबें निकाल के छपा दिया। इतना बड़ा कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, काय के लिए भाई? आधा तो कंसल्टेंसी में उन्हीं को जा रहा है। हम क्यों ना देशी कंसल्टेंट खड़े करें, अपने गांव का कंसल्टेंसी कर, ये इतना खर्चा होना है, इतना ये ग्राम सभा इनके सामने काम कर, 10% तेरा रहेगा ईमानदारी का चार्जेस, शुल्क। लेट अस बी मोर फ्रैंक, मोर ब्लंट, मोर ट्रांसपेरेंट, मोर इंक्लूसिव, मोर कॉस्ट इफेक्टिव।
हमारे शब्द है 7I, इनोवेटिव हो, इम्प्लीमेंटेबल हो, इन्वेस्टिव हो, इंक्लूसिव हो और लास्टिंग हो, इंडिया के लिए रेप्लिकेबल हो, पब्लिक प्राइवेट पंचायत प्रॉफिटेबल प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप हो, इन्वॉल्व द पीपल, व्हाई नॉट, फ्रॉम द बिगिनिंग, बाद में नहीं, राइट फ्रॉम द तो बिगिनिंग। एक कहावत है ना, व्हेन यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम। आपको कभी नहीं लगा मेरा? मैं बिल्कुल बोलता हूँ ये गलत बात है। ये जो बोलते हैं ना कि पद में आना बहुत जरूरी है, तब मैं, हाँ, पद में आने से कुछ फायदे जरूर है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पद के बाहर रहते हुए परिवर्तन किया है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपकी नीति अच्छी होगी, तो आपकी नियति अच्छी होगी। नियत, नीति, नियति। हमने कितने चीफ मिनिस्टर देखे, दिल्ली में देखे, इधर देखे, अल्टीमेटली जो निगेटिव नहीं बोलना फिर से। किताब को आप जरूर सोचिए, लाइब्रेरी में जाइए, पुरानी किताबें ढूंढ के निकालिए, 70 की, 80 की, 50 की, 60 साल, 70 साल की। क्या प्रॉमिस किया था? पहला प्लानिंग कमीशन पढ़िए, दूसरा प्लानिंग कमीशन का डॉक्यूमेंट पढ़िए। 12 5 ईयर प्लान के बाद तो फिर अब मुझे लगता है कि नीति आयोग आ गया था। हाँ, मैं जब नीति आयोग में था, मैं 2012 से 2017 तक 12 5 ईयर प्लान था। मैं 1.5 साल रह चुका फिर हूँ। 2014 के बाद योजना आयोग नीति आयोग में बदल गया। तो कई बार क्या होता है, आप सुधारने जाते हैं तो सुधार बिगड़ा हुआ का बाप नजर आ जाता है। ये हुआ नीति आयोग में। नियोजन आयोग जिसका मैं हूँ, मेरी किताब है प्लानिंग कमीशन की, और मैंने कहा था ये भार है। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मोदी ने 1 जनवरी 14 शायद 2014 में आते ही पहला काम किया, नीति आयोग का नाम बदल के योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या मालूम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्म इंडिया। अच्छा, उसका उन्होंने हिंदी क्या किया मालूम है? हिंदी NITI। तो कई सालों तक वहां नीति आयोग लिखा हुआ था। अरे मैं एक सवाल करवाया कि भैया NITI का, तुमने NITI पकड़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्म, तुमने उसका हिंदी क्या करना चाहिए? भारत संस्थान ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी आएगा। तो हमारे ऐसे लोग हैं, और उसमें हमने पूरा इतना देश का, सुंदर देश का भविष्य पकड़ा दिया, जिनको देश से कोई मतलब ही नहीं है। अंग्रेजी वाले, AC में बैठने वाले, टाई वाले, सूट वाले, जूता वाले, अंग्रेजी पढ़े लिखे, उनकी सोच अंग्रेजी, उनके सारे प्रोग्राम अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनका सारा मॉडल वहाँ साथ। तो मॉडल इस देश की जो आत्मा है, जो इसका तत्वांश है, उसके विपरीत है। और 70 साल में हमने झेला है, वो झेल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। तो बहुत स्तरों पर री इंजीनियरिंग एंड डीमिस्टिफिकेशन करने की जरूरत है, और उसका आधार होगा ग्राम सभा। एक आखिरी सवाल, आप कैसा भारत चाहते हैं? देखिए, ये मेरे स्वप्न का तो बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति जिसको एक कॉमन सोच है, कॉमन संवेदनशीलता है, कॉमन आध्यात्मिकता है, कॉमन जीवन शैली है, वो कैसा भारत चाहता है। तो ये बात मेरी नहीं है, ये हर आदमी की है, और मेरे नज़र में है जिसमें आदमी को विश्वास हो कि जो बोल रहा है वो सरासर गप नहीं मार रहा है, मेरे साथ हर कदम पे दगा नहीं हो रहा है, मेरे साथ शुद्धता का बोलकर केमिकल नहीं घुसाना जा रहा है, मेरे साथ में STP लगा कर गंगा में कचरा वैसे ही डाली नहीं जा रहा है, और देखने के बाद एक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो देखो ही मत। कई लोग उसको देखते ही नहीं, वो बहुत अकलमंद है, वो देखते ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं अपने को। अरे जब मालूम हो गया तो टेक सम एक्शन। और विशेषकर अपना दर्द है ये सरकारी बंदी तनख्वाह वालों से। दे हैव टू बिकम मोर सेंसिटिव, मोर ह्यूमनाइज्ड, मोर प्रोफेशनल, और केवल सर कर करके वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अपना भी, अपने पीढ़ी का भी, और अपने ओल्ड एज के साथ भी, बिकॉज ओल्ड एज उनको याद दिलाएगा। टावरी साहब, मुझे बहुत आनंद आया आपसे बात करके, और मैं समझता हूँ आपने सही कहा कि जब तक हर व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी तब तक भारत नहीं बदल सकता। तो भागीदारी से ही भारत को बदला जा सकता है, भारत के हर व्यक्ति के जीवन में खुशी लाई जा सकती है। और इसके लिए इससे अच्छा अनुकूल वातावरण कभी नहीं था। आपके पास ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार है, वो तो आपको 70 तब मिल गया था। ठीक, कब से मिला है, मैं बोल रहा हूँ। आपके पास गांव-गांव में मोबाइल है, आपके पास गांव-गांव में लोग समझ गए हैं पिछले 50 सालों में कितने प्रॉमिस किए, कैसे किए, क्या हुआ, पेड़ कितने कटे, क्या कैसा गया, पानी के अंदर गया, नीचे गया, गाय बची गई, सबको मालूम है। यू हैव टू ओनली गिव देम अनेबलिंग एनवायरमेंट, जिसको बोलते हैं अनुकूल वातावरण, शोषण से बजाय पोषण में जाने। देयर इज इनफ। प्रकृति ही सर्वोपरि है, और वो हमारे जीवन शैली में था, है, केवल उसको हम मिलकर शोषण के बजाय पोषण में। बहुत धन्यवाद
टावरी साहब बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आपने सुना डॉक्टर कमल टावरी को, जिनका अपना एक अच्छा अनुभव है और बहुत शानदार काम कर रहे हैं गांव के लिए, किसान के लिए, गाय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।